नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है 11:02 और ये समय है आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की 2024 की भर्ती के लिए जो आपका पायलट बैच है उसमें केमिस्ट्री की क्लास का। ठीक है भैया, सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ। बेहतरीन है ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शिवपाल जाट, अंकित कुमार और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बेहतरीन। गोलू कुमार भैया जुड़ चुके हैं, अभिषेक कुमार भी जुड़ चुके हैं, बेहतरीन है। और मुनीश कुमार भी जुड़ चुके हैं, बेहतरीन। प्रभात कुमार प्रणाम भैया, प्रणाम। सूरज सिंह प्रणाम। महेंद्र सिंह महोबा से राम राम। ठीक भैया। सोनू, चलिए, है ना, सभी साथी जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जुड़ेंगे हमारे साथ अभी, है ना। मजा आ जाएगी क्लास में आज शानदार तरीके से। देखो, टॉपिक आप देख ही रहे हो, कौन सा टॉपिक है? मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर्स, यानी कि धातु निष्कर्षण एवं अयस्क, है ना। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे आज हम। बिल्कुल बिल्कुल भैया, प्रशांत सिंह आशीर्वाद, है ना। सर सिलेबस कब होगा? आजाद सिंह पूछ रहे हैं। मेरे भाई सिलेबस कहो तो आज पूरा करा दें, खत्म कर दें इसी क्लास में। अरे रुक जाओ प्रभु, लास्ट के 2 टॉपिक बाकी हैं, खत्म कर लेंगे इसी वाले वीक में। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसकी चिंता मत करो यार। देखो, आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके समझो। सर, आपको सिलेबस कब कंप्लीट होगा? ये बात स्वाभाविक है कि सिलेबस तो अपने टाइम पे पूरा हो जाएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्या आप सिलेबस को मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। आप ये कोशिश करो कि मेरे भाई जितना आपको पढ़ाया जा रहा है एज इट इज आप एकदम पूरी अच्छे तरीके से उसको समझते हुए चलो। ठीक है, तो वो ज्यादा जरूरी है। आपका काम है सिलेबस को समझना, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना। रायबरेली की धरती से नितिन है, बेहतरीन मेरे भाई, है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। सिलेबस पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारा काम आप हमारे ऊपर छोड़ो। आप अपना काम करो कि आप बेहतरीन तरीके से सारी चीजें क्लियर करते हुए चलो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराने के चक्कर में हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, और वो हम आपके लिए छोड़ दें। तो ये नहीं किया जा सकता ना मेरे भाई। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो। अच्छा, एक चीज और है कि केमिस्ट्री है ये, सबसे ज्यादा दिक्कत यही देगी आपको असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन के एग्जाम में। तो बहुत ध्यान ध्यान से, बहुत ध्यान ध्यान से हर एक चीज कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। चेतन कुमार कह रहे हैं आपके सिलेबस से तो नहीं जाएगा क्वेश्चन सर। देखो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरे क्वेश्चंस क्या आएंगे, मेरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनके बारे में एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप फोकस करोगे ना मेरे भाई, तो अगर आपने केमिस्ट्री की पूरी क्लासें देखी है, तो इस बात का मैं इतना दावा करता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट का हो चाहे टेक्नीशियन का हो, आप पेपर में गलत नहीं करोगे अगर आपने पूरी क्लासें मेरी एक एक ढंग से देखी हैं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें वही कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके लिए जरूरी है। और दूसरी चीज, साथ में प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं आपके शाम को 6:30 बजे, है ना। तो अगर आप वहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से भी आपको अच्छा खासा कंटेंट, एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं या ये लेवल रहेगा पेपर का। ठीक भैया, चलिए। सीकर की धरती से है अनिल कुमार, है ना। सभी लोग, अयोध्या की धरती से अतुल पांडे, बेहतरीन, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करेंगे, फिर हम अपने टॉपिक को मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर को शुरुआत करेंगे। तुम भैया इतना याद रखना कि तुम खाली क्लास की फोकस करो, क्लास पे केवल फोकस करो, कॉपी पेन रख दो थोड़ी देर के लिए, क्लास पे बहुत ध्यान से समझना, बस इतना तुम कर ले गए तो मैं तुमको बता रहा हूं 2024 में एक नौकरी रेलवे की तुम्हारे हाथ में होगी। अगर तुमने इतना नहीं किया तो मेरे भाई, मैं चाहे जितना अच्छा कंटेंट दे दूं, कोई मतलब नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? अगर तुमने क्लास को ध्यान से समझा नहीं तो फिर कोई कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, कोई मतलब नहीं, है ना। बात समझ में आई? हाँ।
और प्रैक्टिस सेट में जरूर आया करो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो शाम को 6:30 बजे होता है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहां जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो एक मित्र है निरंजन सिंह गोला, कह रहे हैं कि सर आज किसी एक अपवाद एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जो अपवाद है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप मानो इस चीज को। अपवाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अपवाद हाई कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जैसे अगर हम आईआईटी या नीट के लिए देखते हैं, या यूपीएससी जो एग्जाम एनडीए वगैरह कंडक्ट कराता है, उनमें आपके अपवाद पूछे जाते हैं। आपके रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में आपसे बस पूछ लेगा तो क्या पूछ लेगा, संयोजकता पूछेगा, या संयोजकता के आधार पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा, बस इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप सीधा सीधा संयोजकता बना पाएंगे। संयोजकता के साथ साथ क्या कर पाओगे आप उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर परमाणु क्रमांक, परमाणु नंबर निकाल पाओगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ पर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीवन में कभी गलत नहीं करोगे, किसी भी एग्जाम के लिए हो। ठीक है। हाँ भैया, मथुरा से प्रणाम कर रहे हैं कृष्णा कांत। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत प्यार से समझेंगे, और प्रयास ये करना कि सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। हेडिंग लगा लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भैया। देखो कल जहां तक मैंने आपको बता दिया था उसके आगे की बात आज हम करेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लिया एक एलिमेंट क्या है, 1s है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 2s 2p है, तीसरा एलिमेंट क्या है, 3s 3p 3d, फिर है 4s 4p 4d 4f। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? फिर है मेरे भाई 5s 5p 5d 5f, या अगर हम आगे बढ़ाएं तो 5g तक जा सकते हैं, लेकिन g का कोई भी कॉन्सेप्ट, अभी कोई भी तत्व अभी तक हमारी पृथ्वी पे ढूंढा नहीं गया है। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लिया हमने। अब इनका क्या कर दो, गोले में बंद कर दो, इनको कर दो गोले में बंद। ठीक है गुरुजी, बंद कर देंगे गोले में। ठीक कर दिया बंद। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, बंद कर दिया गोले में। ठीक है सर। देखो अब कक्षा उपकक्षा इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। ठीक है, कोई समस्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन आप भरते चले जाओ। अब आप देख रहे होगे कि ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर हम देखें तो लिखना शुरू करें मेरे भाई, तो क्या हम लिख सकते हैं, आप बताना हाँ या ना। पहली कौन सी है, पहली है 1s, पहली क्या है 1s। दूसरी कौन सी है, पहली है 1s, दूसरी कौन सी है 2s 2p। ठीक है भैया जी, गुरु जी 2s है और 2p है। तीसरा कौन सा है, 3s 3p 3d। तीसरा है 3s 3p 3d। कोई दिक्कत? चौथा कौन सा है, देखो देखो पहला है 1s, दूसरा है 2s, तीसरा क्या है 2p 3s है। ध्यान से देखो, 1s 2s फिर 2p
3s, फिर तीसरा कौन सा है 3p 3d, ठीक है 3p 4s है, सॉरी 3p 3p 4s है, ठीक है कोई दिक्कत यहां तक। 3p 4s है, फिर 3d 4p है, देखो 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ठीक है 3d 4p 5s, ठीक है गुरुजी। अच्छा अब देखें उसके बाद 4d 5p है, 4d 5p है, 4d 5p है, कोई दिक्कत बोलो। क्लास नहीं चल रही है, क्लास चल रही है, वीडियो में बफर आ रहा है। अच्छा मैं दिखवाता हूं, ठीक है मेरे भाई। प्रॉपर है क्लास मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखो। अब मान लो कोई भी परमाणु संख्या तुम ले लो, कोई भी परमाणु संख्या ले लो जो तुम्हारी इच्छा करे, ठीक वो परमाणु संख्या आप ले लो, और उस परमाणु संख्या को हम भर के देखते हैं कि क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बैठ रहा है या गलत बैठ रहा है, ठीक। अच्छा देखो बहुत ध्यान से, हमने कल सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है मेरे भाई सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, आज पोटेशियम का लेके देखते हैं। चलो अगर हम देखें तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है मेरे भाई बताओ। पोटेशियम का होता है गुरुजी 19, यानी कि अगर इसका विन्यास करेंगे तो 2 8 8 1, 8 2 10 8 18 1 19, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 19 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें सोडियम में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। अब देखो पहली कौन सी कक्षा है, एस कक्षा है, और एस में आपको मालूम है कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एस में कितने जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले हम भर देते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और यहां पर हमने रख दिए एस पर, ठीक। फिर दूसरा कौन सा है 2s, तो अगर हम देखें तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हमने 2s पर भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अच्छा पी पर गुरुजी कितने जा सकते हैं, पी पर गुरुजी 6 जा सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक पी पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक 1 2 3 4 5 6। अब फिर आया है हमारे सामने एस, एस में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। तो ठीक है भाई 1 और 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए, एस का भी हिसाब किताब कर दिया। फिर आया है पी देखो, फिर आया है पी देखो, तो अगर हम देखें तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में जाएंगे मेरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पी में चले गए 6 इलेक्ट्रॉन। एस में फिर कितने जा सकते हैं, एस में 2 जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक बचा है, इसलिए एस के ऊपर क्या लगा देंगे पावर 1। अगर हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो चुका है, यानी कि अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। बोलो कोई समस्या यहां तक, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो क्लियर है। अब किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जाए जल्दी से बताओ, लेकिन शर्त यह है कि एटॉमिक नंबर आप सही बताओगे, अगर एटॉमिक नंबर आपने गलत बताया तो पूरा मामला उल्टा सीधा चेंज हो जाएगा, ठीक।
बोलिए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, जो भी एटॉमिक नंबर आप बोलो, जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। सर आयरन का 26, आयरन का 26 होता है पीरियड एटॉमिक नंबर, पहले एक बार ये कंफर्म कर लो, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर, एक मिनट, 26, ठीक, आयरन का 26 करें। देखो बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, आयरन का भी देखते हैं, चलो आयरन का करके देखते हैं। चलो इसको रफ करें, चलिए आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। आयरन का देखो, अगर हमें आयरन का 26 का करना है, देखो बेहतरीन है कॉन्सेप्ट, Fe बराबर 26। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले इसके घटक कितने टूटेंगे, पहले में जाएगा मेरे भाई, पहले जाएगा 2, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी सेल में अधिकतम 8 जा सकते हैं, 2 8 10 हो गए, ठीक। तीसरी सेल में कितने जा सकते हैं, तीसरी सेल में 18 जा सकते हैं ना, 18 8 26, 18 8, 18 2 20, 8 28 हो जाएगा। तो तीसरी सेल में अगर हम बात करें, पहली में 2 गए, दूसरी में 8 गए, 18 पहुंच गए, अब हमारे पास कितने बचे, 18, और तीसरी में ठीक है मेरे भाई, अब हमारे पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरी सेल में हम क्या रखेंगे, तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 रखेंगे। एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है मेरे भाई। चलिए ठीक है ना मेरे भाई। तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिए इधर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन के बारे में बात करें तो ठीक है, चलो हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ भी करके। तो पहला है 1s², 1s, पहली सेल हमारी क्या है, 1s2 है, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, और 3p है, 4s है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। चलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर इसके 26 इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें क्या कुछ लेना देना नहीं है ये कहाँ से कितना टूट रहा है। देखो हमें 26 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, आयरन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25। ठीक, अब देखो पहली सेल में क्या है, पहली सेल है 1s है, 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1s पे कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमने यहाँ पावर 2 लगा दी, 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए यहाँ से। दूसरी में 2s है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेरे भाई, 2 जाएंगे, बिल्कुल गुरुजी, तो 2 यहाँ से काटे, यहाँ पर 2 पावर लगा दी। तीसरी में कितने जाएंगे, 2p है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अगर हम 3s के लिए देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन और जाएंगे, तो 2 लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। अब अगर हम देखें 3p के लिए तो 1 2 3 4 5 6 जाएंगे। अगर हम s के लिए देखें तो 1 2 2 जाएंगे।
अब देखो 4s के बाद हमारे पास कौन सी सीरीज आएगी? 4s के बाद 3p4s, 3p4s के बाद क्या है? 3d है, 3d लिख लेते हैं मेरे भाई। ठीक, 3d लिख लेते हैं। 3d पे कितने जाएंगे? d पे कितने जा सकते हैं? 10 जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना भैया, 6 भरेंगे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का रेडी हो गया। देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है भैया, और कोई दिक्कत? यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? कंफर्म है ना? देखो एक एक कॉन्सेप्ट बन गया। देखो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बिल्कुल सही आंसर कॉन्फ़िगरेशन आपका बना। अब और बताओ किसका कर दिया जाए? जो तुम एलिमेंट बता दोगे उसका कर दिया जाएगा। बस एटॉमिक नंबर सही बताना, एटॉमिक नंबर सही बताना, किसका कर दिया जाए? अगला बताओ। ठीक है, बोलो। कार्बन का कर दिया जाए। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है गुरुजी? कार्बन में है 6, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इससे गलत नहीं होगा एक भी कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर हम देखें तो लिख लेते हैं क्या है सीन हमारे पास? 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ठीक, इतनी तो स्टाइल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है भैया, बना लो 6 गोले। 1 2 3 4 5 और 6, काटो। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी कि 1s2, दूसरे में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, बिल्कुल। तीसरे में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। यानी कि अगर हम कार्बन का देखें तो 1s2 2s2 2p2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत? आप किसी का भी कर लो मेरे भाई, किसी का भी कर लो, सारा कॉन्सेप्ट एकदम फिट बैठेगा। बस शर्त क्या है? आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। ये कैसे बनी? अगर आपने इसको याद कर लिया ना, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी गलती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, C6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं सर गोल्ड का करो 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है पक्का? अगर गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है तो बिल्कुल हो जाएगा इसका भी कॉन्फ़िगरेशन। करके देखते हैं क्या सीन है ना? आपके अंदर कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, बच्चे बता रहे हैं। 79। ठीक, चलो गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बिल्कुल गुरुजी, देखो अब गोल्ड से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये कार्बन का हो गया, ठीक है सर। कार्बन का C6 नई स्लाइड पे करते हैं। देखो गोल्ड का यानी कि Au का कितना है एटॉमिक नंबर? 79। ठीक, Au का एटॉमिक नंबर 79, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? हमें अपनी सीरीज लिखनी होगी जो कि हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो 1s, फिर 2s, पीछे से देखेंगे 2s 2p। ठीक है भैया, 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, 3s 3p। ठीक, 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s 3p, और 3p के बाद है 4s, 3p के बाद है 4s, फिर 3d, 3d के बाद 4p और 5s, 5s के बाद 4d है। ठीक है मेरे भाई, और 4d के बाद 5p है। ठीक है गुरुजी, 5p के बाद 6s है। चलो ये है, इतने नंबर हमने सीरीज रख ली, इतने में इलेक्ट्रॉन आपके स्टेबल हो जाएंगे। देखते हैं इसके कितने होंगे, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? आप मिलाइएगा, बताइएगा सही है या गलत है।
चलिए लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक भैया। और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ठीक भैया। और 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, फिर इधर देख लो 71 72 73 74 75 76 77 78 79। भरे इलेक्ट्रॉन, देखना अब देखना गोल्ड में भरेंगे, प्रॉपर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 ये है और 9 ये है। देखो अब हमें भरना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले में कितने चले जाएंगे गुरुजी? 2 चले जाएंगे, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर हमने पावर लगा दी, 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और काट दिया यहाँ से। फिर दूसरे में कितने चले जाएंगे गुरुजी? 2 चले जाएंगे, 2 काट दिया, ठीक। अब देखो अब P में कितने जाएंगे? 6 जाएंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 कट गए। अब देखो हमारे पास 3s है, तो 3s में कितने जाएंगे भैया? 2 जाएंगे, काटो 2। फिर 3p है हमारे पास, 3p में कितने जाएंगे? 6 जाएंगे, बिल्कुल गुरुजी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 4s में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, 1 2 कट गए। 3d में कितने जाएंगे भैया? 3d में 10 जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले गए। 3d में कितने गए? 10 गए। अब देखो अगर हम देखें 4p में अब कितने जाएंगे, तो भाई 4p में 6 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या कह रहा है? अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 5s में कितने जाएंगे मेरे भाई? अगर हम देखें तो 5s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 जाएंगे, बिल्कुल गुरुजी, कोई दिक्कत। अब अगर हम D पे देखें तो D पे कितने जाएंगे? 10 चले जाएंगे। 4D पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, D पे जाएंगे 10। 5p पे कितने जाएंगे भाई? 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा कट गए, ठीक है मेरे भाई। 9 यहाँ पे 9 आ रहा था, 8 7 6, ठीक है यहां तक, ठीक। तो कितने गए? 6 चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 6s पे देखेंगे मेरे भाई, 6s पर चले जाएंगे, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6s पर चले जाएंगे 2, तो ये कट गए 2, 1 2 1 2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 6s पर, ठीक। और 6s के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई? श्रृंखला कौन सी आ जाएगी? 6s के बाद हमें सीरीज आगे बढ़ानी पड़ेगी ना, सब सेल खत्म हो रही है। तो 6s के बाद हमारा आता है 4f 5d और 6p, 6p आता है, 5d 6p। देखो चलो भरते हैं, यहां पर फिर से भरते हैं आगे, ठीक। 6s तक कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक, 2 कट गए। अच्छा 2 के बाद अब हमारे पास f है, d के बाद f, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है भाई। तो 1 1 2 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कट गए, 14 हो गए भैया। डी में कितने चले जाएंगे? 6 चले जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, 1 2 3 4 5 6,
और पी में बचे कितने, 3 ही बचे हैं आखिरी में। देखो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोल्ड का। ठीक है भैया, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोल्ड का। देखो सुनो, ये तरीका लंबा कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर तुमको ये याद है, ये सीरियल नंबर याद है, तो सीधा रखोगे और काम खत्म कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक है ना। ये मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, क्योंकि किसी भी एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन है आप उसको बना पाओगे। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। टाइम कुछ नहीं लग रहा। अब देखो बहुत कम टाइम में निकाल के दिखाऊं। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप दो, जैसे हमने मान लिया हमने ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। बिल्कुल सीरीज रखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ठीक है भैया, या 3d। चलो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहली सेल में 2 चले जाएंगे, दूसरी में 2 चले जाएंगे, तीसरी में 6 चले जाएंगे। 2 2 4 6 10, यानी कि हमने तीसरी में 4 ज़्यादा डाल दिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 4 और इलेक्ट्रॉन बचे, तो तीसरी में कितने चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुमको ये सीरीज याद है तो तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है भैया। डी में मैक्स 10 जाते हैं, बिल्कुल। डी वाली सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देखो एस में जाते हैं अधिकतम 2, पी में जाते हैं अधिकतम 6, डी में जाते हैं अधिकतम 10 और एफ में जाते हैं अधिकतम 14। 2 4 6 4 10 4 14, 4 4 का अंतर होता है हर एक सेल के इलेक्ट्रॉन में। ठीक ठीक, बोलिए। डी तो 10 है ना। हाँ तो हाँ सॉरी, यहाँ पे अच्छा ऊपर वाले में बिल्कुल, यहाँ पे D10 है बिल्कुल। यहाँ पर चले जाएंगे 6 3 9, यहाँ पे पूरे 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5d9 हो जाएगा। ठीक है भैया, 5d9 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है यार। यहाँ पर हमें P वाली सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5d9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ठीक है, बोलो। सर कक्षा 4 की सबसेल F भी तो रह जाएगी, वह मिसिंग हो गई। कुछ मिसिंग नहीं है भाई, अभी तो प्रॉपर है सब। F पे 14 रख दिए ना हमने इलेक्ट्रॉन, F में 14 ही जा सकते हैं अधिकतम, है ना। यहां तक कोई दिक्कत। देखो कुल मिला के तुम याद रखना ये सीरीज, अगर ये सीरीज तुमको याद है तो तुम्हारा पूरा काम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए। AU का गलत है। 5P के बाद सर 14F है। 5P के बाद क्या कह रहे हैं, नहीं 5P के बाद 6S ही है मेरे भाई, परफेक्ट है। 5P के बाद 16S 6S है। ठीक है भैया। हाँ ये लास्ट में ये मिस्टेक थी कि डी में हमें कितने डाल सकते थे, 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, तो मैंने 6 और 3 उधर रखे थे। तो अगर हम देखेंगे तो 5D पे 9 आ जाएंगे, है ना। ये देखो 5D के बाद 4F आता है। फाइव डी के बाद 6P आता है यार। क्या यार, तुम भी हमको इतना फिर कंफ्यूज मत करो। ठीक, चलो कोई दिक्कत यहां तक, है ना। चलो मतलब कुल मिला के ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। अब आप अलग अलग एलिमेंट्स का अपने आप निकालते रहो, है ना। अलग अलग एलिमेंट्स का अपने आप निकालते रहो। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमें टॉपिक स्टार्ट करना है मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर। हमने इस पे बहुत टाइम दे दिया, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर। भैया ये टॉपिक चलेगा 2 दिन, आज और कल। देखो अगर हम बात करें तो इसको क्या कहेंगे, अब इधर भी फोकस कर लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और घर पे कर लेना, कल और क्वेश्चन ले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है भैया।
है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और क्वेश्चन भी ले लेंगे। नाइट्रोजन का 7 का यार तुम खुद करो, तुषार कुमार मंडल, है ना। रेखा सिंह सेमरा क्या कह रही हैं, यह अपवाद है सर जी। देखो हाँ अपवाद, देखो अपवाद वालों को एक दिन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ठीक। चलो अब मैं चेक कर लूंगा, हिमांशु चौहान एक बार चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता कैसे निकालते हैं गुरु, ये पूछ रहे हैं। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया गया है, देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, मान लिया कि हमने किसका निकाला था, यहां पर देखो किसका, कार्बन का निकाला, तो संयोजकता कार्बन की कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 2 4 2 6, ठीक। अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि शर्त यह है कि दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। लेकिन इसके पास है कितने, 4, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे ही क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है भैया। बोलो क्लियर हो गई बात संयोजकता वाली, ठीक। यहां तक क्लियर है। देखो ये थोड़े से गहराई के कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मैंने आपको ये बेसिक तरीका इसलिए बताया ताकि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, ये आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओ। हालांकि जो अपवाद वाले एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अपवाद वाले जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट जाता है नीट और आईआईटी के लेवल पर, तो हमें वहां तक नहीं पहुंचना। हमें मेन याद रखने हैं कि जो एलिमेंट हैं जिनके सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं उनको हम आसानी से कवर करेंगे, ठीक है भैया। थोड़ा सा गहराई है तो इसको बहुत अच्छे से समझा करो, ठीक है भैया। कोई दिक्कत यहां तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर है, अपवाद वाले अलग हैं, उनको मैं एक दिन पीडीएफ बना के डलवा दूंगा और डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, चलिए गुंजन मौर्य जी कह रही एयू का गलत है। अगर एयू का गलत है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे मिस्टेक हुई हो, क्योंकि 79 क्या था, इसका एटॉमिक नंबर था। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं वापस से चेक करने जाऊंगा तो क्लास टाइम फिर वेस्ट होगा। हो सकता है एक आधे इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गए हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इशू है तो टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, हम लोग वहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है। एयू का गुंजन मौर्य जी समझ में आ गया, ठीक। चलिए अगर हम बात करें तो मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर, यानी कि धातु निष्कर्षण एवं अयस्क, निष्कर्षण एवं अयस्क। देखो अब देखो, अगर हम यहां पर बात करें मेरे मित्र, तो धातु और अधातु के अंतर को पहले समझना होगा, क्या होगी धातु और क्या होगी अधातु, ठीक है मेरे भाई। क्या होगी धातु, देखो अनंत कुमार सिंह और ये जितने लोग, देखो हो सकता है मैं कह रहा हूं कि 79 उसका एटॉमिक नंबर था, तो अगर मिस्टेक हुई हो, है ना, अगर मिस्टेक हुई हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे कहीं गलती हो रही हो, अगर मेरे में कोई गलती है तो हो सकता है मेरे से भी गलती हुई हो, मैं क्लास के बाद एक बार फिर से देख लूंगा। लेकिन अब बार बार उसी पे जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना, है ना, इतना है। ठीक है मेरे भाई, है ना, मैं चेक करूंगा उसके बाद, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बेस पर लगाया है उस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 118 तत्व हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक। तो 118 तत्व में अब आपने जो गोल्ड का दिया था 79 दिया था, आप सोचो 118 का 79 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ये परफेक्ट हुआ तो मिस्टेक आप में हुई, तो देख लेंगे एक बार, इसको कोई इशू नहीं है। अगर आप कह रहे हो डाउट है तो इसमें भी चेक कर लेंगे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु निष्कर्षण एवं अयस्क, अगर ध्यान से समझो, अगर हम देखें तो पहले मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होती हैं धातुएं, यानी कि मेटल को क्या कहा जाता है मेरे भाई, धातु कहा जाता है। अगर हम देखें ध्यान से तो धातु की प्रवृत्ति क्या क्या होगी मेरे भाई, सबसे पहली चीज तो ये क्या होंगी, चमकदार होंगी, ये चमकदार होंगी, चमकदार होंगी। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत, यानी कि साइनस, साइनियर। ठीक है मेरे भाई, या मैं लिख दूं लस्ट्रस होंगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर हम देखें तो धातुओं में कठोरता भी होती है, धातुओं में क्या होती है, कठोरता होती है, कठोरता होती है, यानी कि हार्डनेस होती है, टफ होती हैं धातुएं, हार्डनेस यानी कि टफ होती हैं, बिल्कुल गुरुजी। अगर हम देखें तो इसका एक अपवाद है, क्या है, पारा, क्या है मेरे भाई, पारा है। ठीक है मेरे भाई, एक्सेप्शन देखो इसका, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद क्या है, पारा है, यानी कि मरकरी है। ठीक है भैया, मरकरी है, मरकरी जो कि द्रव धातु है, क्या है, द्रव धातु है, द्रव धातु है, यानी कि लिक्विड मेटल है। एक बार आप लोग भी गोल्ड का चेक कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि गोल्ड का आप चेक कर लीजिएगा, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा वापस से, है ना, मैं भी चेक कर लूंगा, मेरे कहने से आप भी एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है ना दोस्त, है ना, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा, अगर हम देखें तो ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो होते हैं मेरे भाई, ये धारा के, धारा एवं ऊष्मा के, धारा एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम बात करें तो जो धातुएं होती हैं ये क्या होंगी, ये डक्टाइल भी होंगी, डक्टाइल एंड मेलिएबल। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, धातुएं जो होंगे मेरे भाई ये तननशील होंगी, तननशील होंगी और आघातवर्ध होंगी, और क्या होंगी, आघातवर्ध होंगी, आघातवर्ध होंगी। ठीक, देखो तननशील का मतलब इनको तार के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, और आघातवर्ध का मतलब क्या है मेरे भाई, आघातवर्ध का मतलब इनको पीट पीट कर चद्दर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो आघातवर्ध वो गुण है जिसमें धातुओं को चद्दर के रूप में बदला जाता है, और तननशीलता यानी कि डक्टाइल का मतलब ये है कि जिसमें धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला देखिए, अगर हम देखें तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं भैया, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक, दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस। ठीक, और कैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जैसे घंटी बजने की ध्वनि होती है ना, तो अगर हम देखें तो रिंगिंग लाइक बेल, रिंगिंग
लाइक बिल, यानी कि कैसी, ये घंटी बजने जैसी आवाज करती है, बजने जैसी आवाज करती हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है? क्लियर मामला, रफा दफा। चलिए अब हम बात करें आद्या तिवारी कह रही है सर समझ में नहीं आ रहा, समझने का प्रयास करो, ठीक है। अरे वाह भैया वाह, ठीक, चलिए ठीक, समझने का प्रयास करिए आद्या जी, है ना, तभी तो समझ में आएगा। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स लिखते हैं, किसके बारे में लिखेंगे? नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में, यानी कि जो अधातुएं होती हैं, अधातु। देखो देखो, अगर हम अधातुओं के बारे में बात करेंगे तो अधातुओं में सबसे पहली चीज क्या है कि धात्विक चमक नहीं होती। जैसे धातु जो होते हैं तो उसमें कोई भी चमक, जैसे धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, लेकिन अधातुएं अधिकतर सामान्यतः क्या होती हैं? चमकीली नहीं होती हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर, अधातु जो होगी, अधातु चमकीली नहीं होगी, चमकीली नहीं होती, ठीक है भैया, चमकीली नहीं होती। अभी क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें एक अपवाद है, क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है मेरे भाई। अपवाद के लिए मैं लिख देता हूं ब्रोमीन। अपवाद क्या है? ब्रोमीन। अपवाद क्या है? ब्रोमीन नहीं, सॉरी, अपवाद है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली है। आयोडीन क्या है? अपवाद क्या है? आयोडीन। ठीक है भैया, बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अपवाद क्या है? आयोडीन। ठीक, चलिए, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, बाकी सारी अधातुएं चमकीली नहीं होती। दूसरा देखिए, अगर हम देखें तो अधातुएं, यानी कि इसका अंग्रेजी में लिख दें तो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉट लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक भैया, अब देखो, अगर हम बात करें दूसरा तो ये क्या होंगी भैया? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होंगी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि ये क्या है? विद्युत और सामान्यतः जो होंगी अधातुएं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होंगी। ठीक, विद्युत और ऊष्मा की क्या होंगी? कुचालक होंगी। ठीक है भाई, अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करें तो इनमें तन्यता यानी कि तननशीलता और आघातवर्धता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखा? आयोडीन लिखा हुआ उधर। ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें तो इनमें क्या नहीं होती है? तननशीलता और दूसरा कॉन्सेप्ट आघातवर्धता बिल्कुल नहीं होती है। धातुओं धातुओं में क्या नहीं होता है? अधातुएं जो होंगी, अधातुएं, अधातु तननशील नहीं होंगी, तननशील नहीं होंगी, तननशील नहीं होंगी, होंगी। अच्छा, आघातवर्ध होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी गुरुजी, आघातवर्ध भी नहीं होंगी, आघातवर्ध भी नहीं होंगी। ठीक है गुरुजी, नहीं होंगी, यानी कि नॉट डक्टाइल, नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल। कोई दिक्कत है भैया?
यहां तक बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, चलिए अब देखो, अगर हम देखें तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कैसे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, जो किस में पाई जाती है? लिक्विड रूप में पाई जाती है। इसको भी मैं लिख देता हूं। देखो, अगर हम लिखेंगे तो इधर साइड में लिख देते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है भैया? एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कोई दिक्कत? पाई जाती है, यानी कि अगर हम देखें तो ब्रोमीन फाइंड इन द लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन कैसी? नॉन मेटल है, नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट। ठीक है भैया, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, अच्छा, अगर हम देखें तो मेरे मित्र एक चीज और याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। ठीक है मेरे भाई, ग्रेफाइट भी एक एक्सेप्शन है, तो लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं मेरे भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अपवाद है, और ग्रेफाइट अपवाद के साथ साथ कार्बन का अपरूप भी है। ठीक है मेरे भाई, ग्रेफाइट क्या है? अपवाद के साथ साथ कार्बन का भी अपरूप है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे अपवाद समझ में आ गए। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। क्या है धातु, क्या है अधातु, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, हाँ या ना एक बार कमेंट करके तो बताओ मेरे भाई। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? सारे अपवाद क्या हो सकते हैं भैया? कौन सी द्रव में पाई जाती है? वहां पर जो धातुओं में द्रव में पाया जाने वाला पारा है, और यहां पर ग्रेफाइट है जो अपवाद है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। यहां पर द्रव में कौन पाया जाता है? अधातु में वो पाई जाती है ब्रोमीन। ठीक है भैया, बोलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट सब सारे क्लियर हैं कि नहीं है? बताओ, क्लियर है ना? बेहतरीन। अच्छा, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। देखो, अभी इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें इस टॉपिक पे पढ़ना है, जैसे मिक्स अलॉयस क्या होते हैं, यानी कि मिश्र धातुएं पढ़नी है ना? अयस्क पढ़ने हैं, अयस्क, है ना? मिश्र धातुएं क्या होंगी? ठीक है ना? धातु अधातु के रिएक्शन क्या होंगे? अधातु प्लस धातु की अभिक्रिया पढ़नी है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो इस टॉपिक को हम कब खत्म करेंगे? कल खत्म करेंगे। और इस टॉपिक को कल खत्म करने के बाद हमारा अंतिम टॉपिक बचेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, फिर आपका सिलेबस हमारी तरफ से पूरा होगा। ठीक, अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि जो डॉबर्नियर्स और न्यूलैंड वाली बात है उसको हम एक क्लास एक्स्ट्रा लगा के कवर कर लेंगे, डॉबर्नियर्स और न्यूलैंड वाला। ठीक भैया, अच्छा, यहां पर भी ध्यान से समझना, यहां पर अयस्क और मिश्र धातु और धातु अधातु के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको मालूम है कि मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पीतल किसका किसका अपवाद है? पीतल किसका किसका अपवाद, पीतल किससे किससे मिलकर बना है? या एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम की मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप लोग भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और
मैं गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट देख लूंगा। ठीक है दोस्त, आप कह रहे हो तो बिल्कुल मैं गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट देख लूंगा। यहां तक क्लियर है? तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।